छात्रों, आज हम कक्षा 9वीं के सामाजिक विज्ञान विषय में इतिहास का अध्ययन आपको करवाने वाले हैं। इतिहास में अध्याय 1 फ्रांसीसी क्रांति, ये आपका एनसीईआरटी की जो नवीन बुक है उसके चैप्टर हैं। और फ्रांसीसी क्रांति में आपको 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज और उसके बाद में जीने का संघर्ष के बारे में आपको अध्ययन करवाएंगे। और आने वाले वीडियो में आपको उभरते मध्यम वर्ग के विशेषाधिकारों के अंत की कल्पना के बारे में आपको विस्तार से अध्ययन करवाएंगे। इसलिए आप लगातार इन वीडियो को देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए कि फ्रांसीसी क्रांति और जो टिक किए जा रहे हैं क्वेश्चन, तो आप उनको भी अपने उत्तर पुस्तिका में नोट करते चलिए। देखिए फ्रांसीसी क्रांति क्या है। तो फ्रांसीसी क्रांति 14 जुलाई 1989 के सुबह पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। तो किस जुलाई को और सन को सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दिया था। अफवाह थी कि सेना को नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश देने वाला है और लगभग 7,000 मर्द और महिलाओं ने टाउन हॉल के सामने एकत्रित हुए और उन्होंने एक जन सेना का गठन करने का निर्णय लिया। हथियारों की खोज में वे बहुत से सरकारी भवनों में जबरन प्रवेश कर गए। अंततः सैकड़ों लोगों का एक समूह पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा और बास्तिल किले की जेल को तोड़ डाला। वहां भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी। हथियारों पर कब्जे की इस सशस्त्र लड़ाई में बास्तिल का कमांडर, तो जो हथियारों की इस सशस्त्र लड़ाई में कौन मारा गया, तो बास्तिल का कमांडर मारा गया। कैदी छुड़ा दिए गए, यद्यपि इनकी संख्या केवल 7 थी। केवल कितने कैदी छुड़ाया गया? 7। सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीत होने के कारण बास्तिल किला लोगों के लिए घृणा का केंद्र बना हुआ है। इसीलिए किले को ढा दिया गया और उसके अवशेष बाजार में उन लोगों को बेच दिए गए जहां पर ध्वंस और बतौर स्मृति चिन्ह संजोना चाहते थे। इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में कई और संघर्ष होते रहे। अधिकांश जनता पाव रोटी की महंगी कीमत का विरोध कर रही थी। बाद में इस दौरान सिंह अवलोकन करते हुए इतिहासकारों ने इसे लंबे घटनाक्रम की ऐसी शुरुआत कड़ियों के रूप में देखा जिसकी परिणति फ्रांस के सम्राट को फांसी दी गई। हालांकि उस समय अधिकांश लोगों को ऐसे नतीजे की उम्मीद नहीं थी। ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ, इसका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। देखिए ये जो चित्र दिख रहा है, ये बास्तिल का किला है। बास्तिल के किले का चित्र है और इस प्रकार से इसका विध्वंस किया गया। इस चित्र के माध्यम से आपको नजर आ रहा है। अब हम देखते हैं 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज। तो 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज का क्या हुआ, तो सन 1974 में बुर्बो राजवंश, कौन सा राजवंश था? बुर्बो। तो लुई 16 फ्रांस की राजगद्दी पर बैठे। तो 1874 में कौन बैठे थे? तो लुई 16 फ्रांस की राजगद्दी पर बैठे। आपको इसको नोट भी करना है। उस समय उनकी उम्र 20 वर्ष की थी और उनका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी एंतोइनेट से हुआ था। राज्यारोहण के समय उन्होंने राजकोष खाली पाया। लंबे समय तक चले युद्ध के कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे। वर्साय के विशाल महल और राजदरबार की शानो शौकत बनाए रखने के लिए फिजूल खर्ची का बोझ अलग से था। लुई 16 के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को और लुई 16 के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराने में सहायता दी थी। इस युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 अरब लिरवे, मतलब ये एक मुद्रा है, लिरवे एक मुद्रा है फ्रांस की जो पुरानी मुद्रा थी, तो 10 अरब लिरवे से भी अधिक का कर्ज जुड़ गया है। जबकि उससे पहले से ही 2 अरब लिरवे का बोझ उनके ऊपर चढ़ा हुआ था। सरकार से कर्जदाता अब 10% ब्याज की मांग करने लगे। फलस्वरूप फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने पर मजबूर थी।
अपने नियति खर्चे, जैसे कि जो नियमित के खर्चे हैं, जैसे नियमित के खर्चे क्या होता है, सेना के रख रखाव, राज दरबार, सरकारी कर्मचारियों और विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए फ्रांसीसी करने के लिए बाध्य हो गई। पर यह कदम भी नाकामी था। 18वीं सदी में फ्रांसीसी सरकार 3 एस्ट्रों में बटा था। तो कितने एस्ट्रों में बटा था? 3 एस्ट्रों में बटा हुआ था। केवल तीसरे एस्टेट के 3 एस्टेट्स में बटा हुआ था। तीसरे एस्टेट के लोग ही कर की अदायगी करते थे। वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंग था और प्राचीन राजवंश पद का प्रयोग सामान्यतः 1789 से पहले के फ्रांसीसी समाज एवं संस्था के लिए होता था। हम आपको चित्र के माध्यम से दिखा रहे हैं कैसे एस्टेट हुआ करते थे। तो प्रथम एस्टेट में होता था पादरी वर्ग रहता था। द्वितीय एस्टेट में आपको कुलीन वर्ग मिलेगा और ये पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग दोनों कर की अदायगी नहीं करते थे। तीसरे एस्टेट वाले ही कर की अदायगी करते थे। तो तीसरे एस्टेट में देखिए कि बड़े व्यापारी और व्यवसायी, अदालती कर्मचारी, वकील आदि हुआ करते थे। फिर हम देखते हैं तो इनकी भी संख्या कम मात्रा में दिख रही। फिर देखो किसान और कारीगर, तो किसान और कारीगर हुआ करते थे। उसके बाद में छोटे किसान, भूमिहीन और मजदूर, नौकर आदि, तो इनकी संख्या आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में दिख रही। तो ये जो थर्ड एस्टेट के व्यक्ति ही कर की अदायगी किया करते थे, थर्ड एस्टेट के व्यक्ति। अब पूरी आबादी में लगभग 90% किसान थे। लगभग कितने प्रतिशत किसान है? तो 90% किसान है। लेकिन जमीन के मालिक किसानों की संख्या कम थी। जमीन यानी किसान तो है लेकिन जमीन के मालिक नहीं थे वे। 60% जमीन पर किसानों, तो 60% जमीन पर किसानों, चर्च और तीसरे एस्टेट के अमीरों का अधिकार था। जो 60% जमीन है उस पर कुलीनों और चर्च और तीसरे एस्टेट के अमीरों का ही स्थान था। और प्रथम 2 एस्टेट थे, कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग के लोगों को एक विशेषाधिकार जन्मना प्राप्त हुआ था। उसमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार था राज्य को दिए जाने वाले कर से छूट। तो ऊपर के जो 2 एस्टेट वाले हैं वे कर नहीं दिया करते थे। वर्ग को कुछ अन्य सामंती विशेषाधिकार भी शामिल थे। वह किसानों से सामंती कर वसूल करता था। किसान अपने स्वामी की सेवा और घर और खेती में काम करता था। सैन्य सेवाएं देना और सड़कों के निर्माण में सहयोग आदि करने का कार्य करता था। जो लास्ट वाले व्यक्ति हैं ये छोटे किसान, तो ये सैनिक सेवा दिया करते थे और स्वामी जो किसान हैं, किसानों की जो जमीन वाले किसान हैं उनकी खेती किया करते थे और सड़कों का निर्माण कार्य करते थे। अब हम देखिए चर्च भी किसानों से करों का एक हिस्सा टाइट, मतलब कि जो कर वो चर्च को भी देना पड़ता था और सरकार को भी देना पड़ता था। तो तीसरे एस्टेट के लोग चर्च और सरकार दोनों को कर दिया करते थे। प्रत्येक कर किस प्रकार के होते? तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के होते थे। तो अप्रत्यक्ष कर नमक और तंबाकू जैसे रोजाना उपयोग की, मतलब जो रोज की उपयोग की चीजें हैं उस पर जो कर लगता है वो अप्रत्यक्ष कर कहलाता है। कामकाज का सारा बोझ करों के माध्यम से जनता वहन करती थी। इस प्रकार से कर के माध्यम करों के बारे में आपने जाना। अब हम देखते हैं कि जो कुछ नए शब्द आए हैं यहाँ। तो जैसे लिरवे मतलब क्या होता है? फ्रांस की मुद्रा है जिसको 1794 में समाप्त कर दिया। जैसे अपने भारत की मुद्रा रुपया है उसी प्रकार से ये पुरानी फ्रांस की मुद्रा थी। फिर आता है एस्टेट। तो एस्टेट क्या होता है? तो क्रांति पूर्व फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने की श्रेणी है ये। फिर आता है पादरी वर्ग, मतलब जो चर्च के विशेष कार्यों को करने के लिए जो व्यक्तियों का समूह होता था वो पादरी वर्ग होता था। फिर है टाइद मतलब है यहाँ, तो चर्च के द्वारा वसूला जाने वाला कर का और ये 10वें हिस्से के बराबर होता था। और आता है टाइल मतलब सीधे राज्य को अदा किया जाता था। तो कर 2 प्रकार का होता था, टाइड और टाइल। द और ल में आपको समझना है। इस प्रकार से आप 18वीं शताब्दी के जो फ्रांसीसी समाज है उसके बारे में हमने अध्ययन किया। अब हम देख रहे हैं जीने का संघर्ष। तो
फ्रांस की जनसंख्या 1715 में 2.3 करोड़ थी, जो 1789 में 2.8 करोड़ हो चुकी। परिणाम स्वरूप अनाज उत्पादन की तुलना में उनकी मांग काफी तेज हो गई। अधिकांश लोगों को मुख्य खाद्य पाव रोटी की कीमत में तेजी में वृद्धि हुई। अधिकतर कामगार कारखानों में मजदूरी करते थे और उनके मजदूरी मालिक तय करता था। कामगारों की मजदूरी मालिक तय करता था, लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से के अनुसार बढ़ाई नहीं जा रही थी। फलस्वरूप अमीर गरीब की खाई चौड़ी होती गई। अमीर अमीर रह गया और गरीब होता चला गया। स्थितियां तब और बदतर हो गई जब सूखे और ओले का प्रकोप हुआ। ज्यादा स्थिति कब उत्पन्न हुई? जब सूखे और ओले का प्रकोप से पैदावार गिर गई, जिससे रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया। जिस ऐसी जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में काफी आम थे। तो इसमें भी जो नया शब्द आया है जीविका संकट, तो जीविका संकट ऐसी चरम स्थिति तथा जीवित रहने के न्यूनतम साधन पर भी खतरा उत्पन्न हो जाना, और अनाम मतलब जिसका कोई नाम मालूम न हो। तो इस प्रकार से हमें आगे भी हम देखेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति का उत्पन्न क्यों हुआ। तो फ्रांसीसी क्रांति उत्पन्न क्यों हुई और फ्रांस के सम्राट को फांसी क्यों दी गई, इसके बारे में हम आने वाले वीडियो में दिखाएंगे। देखिए, आपको एक यहाँ चित्र दिया हुआ है। तो बेचारा जो किसान है, वो किसान एक अपने मालिक को लगातार अनाज ला के देते जा रहा है, और लेकिन जो मालिक है उसके तरफ नज़र भी नहीं देख रहा है, उसकी तरफ देख भी नहीं रहा है, और उसका जो पेट है वो भर ही नहीं रहा है। मतलब शैतान को जितना दो उतना ही उसका लालच बढ़ता जाता है। तो ये चित्र आपको मकड़ा और मक्खी एक नाम से दिया गया है। इस चित्र में मकड़ा और मक्खी, बताइए कि चित्रकार ने कुलीन व्यक्ति को मकड़े और किसान को मक्खी के रूप में क्यों चित्रित किया है। इसका आप अध्ययन करते हुए, मकड़ा और मक्खी के रूप में आप अध्ययन करते हुए बताइए। इस वीडियो में आपको फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत के बारे में बताया गया है, और आने वाले वीडियो में हम और आपको इसी फ्रांसीसी क्रांति के उभरते हुए मध्यम वर्ग के बारे में बताएंगे, विशेषाधिकार के बारे में। तो आप लगातार वीडियो को प्राप्त कीजिए, और जो जो चीज़ें मेन लग रही हैं आपको, तो उनको नोट कीजिए। जैसे कि लुई 16 का विवाह किससे हुआ था, वे कितने वर्ष के थे, फिर आतंक किस सन में और कितने तारीख को प्रारंभ हुआ, किस नगर में प्रारंभ हुआ था। तो बास्तिल किला है, इसको भी लिखना है आपको। 14 जुलाई 1789 को सुबह पेरिस में आतंक प्रारंभ हुआ, इसके बारे में आपको लिखना है। और आपको चित्र के माध्यम से वर्ग बताए गए हैं, तो प्रथम द्वितीय तृतीय वर्ग, इसको भी आपको अपना नोट्स तैयार करते हुए भी चलिए। धन्यवाद।